हाय, इमेजिन करो आप अपने पास्ट के दर से भागकर पीस ढूंढने किसी जंगल में जाओ, लेकिन वहाँ कोई इंसान आपको एनिमल की तरह हंट करना शुरू कर दे। और अगर आप चार्ली थेरन के फैन हैं, तो बिलीव मी, इस मूवी में उनका एक्सपीरियंस काफी रॉ और इमोशनल है। वहीं दूसरी तरफ टैरन एगर्टन का साइकोलॉजिकल रोल जेन्युइनली डिस्टर्बिंग फील होता है। आज की ये वीडियो होने वाली है सर्वाइवल थ्रिलर मूवी, जिसमें सस्पेंस, टेंशन और सर्वाइवल का लेवल धीरे धीरे इतना इंटेंस होता जाता है कि व्यूवर्स भी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि स्टोरी सिर्फ जंगल में सर्वाइव करने की नहीं, बल्कि गिल्ट, फियर और मूविंग ऑन की भी है। मूवी की शुरुआत होती है साशा और उसके हस्बैंड टॉमी से, जो नॉर्वे की डेंजरस माउंटेन पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। ये दोनों नॉर्मल टूरिस्ट नहीं हैं, उन्हें एक्सट्रीम एडवेंचर का ऑब्सेशन है, खासकर साशा को, क्योंकि वो हर बार खुद को इम्पॉसिबल चैलेंज देकर प्रूव करना चाहती है। इस बार उनका टारगेट है कि एक डेंजरस वॉल क्लाइंब करना, जिसे बहुत कम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हैं। ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि नीचे देखने भर से इंसान का दिल कांप जाए, लेकिन साशा लगातार ऊपर बढ़ती रहती है। कुछ देर बाद वो उस पॉइंट पर पहुंचती है जहां वो पहले भी कई बार फेल हो चुकी है। वो बार बार क्लाइंब करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रिप नहीं बनती। टॉमी उसे काम होने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि हर बार खुद को पुश करना जरूरी नहीं होता, कभी कभी पीछे हटना भी सर्वाइवल का हिस्सा होता है। लेकिन साशा फ्रस्ट्रेशन में उसकी बात इग्नोर कर देती है। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगता है, स्टॉर्म आने वाला होता है, इसीलिए दोनों वहीं हैंगिंग टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। रात में टॉमी काफी अनईजी फील करता है। उसके हाथ में उसका लकी कंपास होता है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। टॉमी कहता है कि मौसम सही नहीं लग रहा और शायद उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन साशा अभी भी क्लाइंब कंप्लीट करना चाहती है। उसे लगता है कि वो बस थोड़ा सा और कोशिश करे तो पहुंच सकते हैं। इसी बीच स्टॉर्म अचानक बहुत वायलेंट हो जाता है। अब दोनों मजबूर होकर नीचे उतरना शुरू करते हैं। डार्क एंड स्ट्रॉन्ग विंड और ऊपर से गिरते पत्थर, पूरी सिचुएशन टेरिफाइंग बन चुकी होती है। टॉमी पहले साशा को एक सेफ पॉइंट पहुंचाता है, लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा पत्थर आकर टॉमी के सिर पर लग जाता है। वो रोप के सहारे नीचे लटक जाता है। साशा पूरी ताकत से रोप पकड़ती है, लेकिन टॉमी कोई जवाब नहीं दे रहा होता। धीरे धीरे उसका वजन साशा को भी नीचे खींचने लगता है। जिस हुक में रोप फंसी हुई होती है, वो भी निकलने लगती है। अब साशा के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो टॉमी को पकड़कर दोनों मर जाएं, या रोप छोड़कर खुद सरवाइव करें। और एंड में कांपते हाथों से साशा रोप छोड़ देती है और टॉमी अंधेरी खाई में गिर जाता है। उस इंसिडेंट के बाद साशा फिजिकली तो बच जाती है, लेकिन मेंटली पूरी तरह से टूट चुकी होती है। इसके बाद मूवी सीधे 5 मंथ्स आगे जंप करती है। अब साशा ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी होती है, लेकिन टॉमी की मौत का गिल्ट आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। उसके पास अब भी टॉमी का वही लकी कंपास होता है। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के एक आइसोलेटेड विल्डरनेस एरिया में जाने का फैसला करती है, जहां नेचर के बीच रहकर शायद उसे पीस मिल सके। वो वहां के नेशनल पार्क पहुंच जाती है, जहां का रेंजर उसे वार्निंग देता है कि उस जंगल से कई लोग गायब हो चुके हैं। वहां मिसिंग पीपल्स की तस्वीर लगी होती है, कुछ टूरिस्ट, कुछ कैंपर्स और कुछ हाइकर्स जो कभी वापस लौटकर नहीं आए। लेकिन साशा फिर भी अंदर जाने का फैसला करती है। साशा वहाँ एक स्मॉल स्टोर पर जाती है, जहाँ कुछ हंटर उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ बेन नाम का एक आदमी आता है, जो ड्राई मीट बेच रहा होता है। बेन उन हंटर्स को वहाँ से भगा देता है। पहली नज़र में वो हेल्पफुल और फ्रेंडली लगता है। साशा उसे थैंक्स बोलती है और उसका जर्की पैकेट खरीद लेती है। थोड़ी देर बाद साशा मैप देख रही होती है, लेकिन उसे रास्ता समझ नहीं आता। तभी बेन उसकी मदद करता है, उसे एक रिमोट जगह सजेस्ट करता है, जिसका नाम ग्रैंड आइल नैरोज होता है। बेन बताता है कि वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं, एक इजी रूट और दूसरा डिफिकल्ट रूट। डिफिकल्ट वाला रास्ता ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन वहाँ व्यूज़ अमेजिंग है। साशा नेचुरली डिफिकल्ट रास्ता चुनती है, क्योंकि शायद उसके अंदर अभी भी वही रिस्की एडवेंचर वाली आदत जिंदा होती है। शाम को वो एक आइसोलेटेड बेड तक पहुंच जाती है और अपना कैंप लगा लेती है, लेकिन रात में वही हंटर्स फिर वहां आ जाते हैं। साशा डर जाती है और अपनी वैन के अंदर खुद को लॉक कर लेती है और पेपर स्प्रे लेकर रेडी बैठी रहती है। हालांकि हंटर्स उसे कुछ नहीं कहते और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन साशा पूरी रात प्रॉपरली सो नहीं पाती।
नेक्स्ट मॉर्निंग वो कायक लेकर पानी के रास्ते अपनी जर्नी शुरू करती है। नेचर का व्यू ऑनेस्टली ब्यूटीफुल दिखाई देता है, लेकिन मूवी धीरे धीरे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग बिल्ड करने लगती है। काफी दूर ट्रैवल करने के बाद साशा एक जगह रुकती है जहाँ उसे कुछ पुराने सामान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी मिसिंग पर्सन का सामान हो, लेकिन साशा उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। वो कैंप लगाती है, अपने वेट क्लॉथ सुखाती है और बेन से खरीदा हुआ ड्राई मीट खाती है। लेकिन अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसका बैग गायब होता है। ऊपर से टेंट के अंदर एक स्नेक भी आ जाता है। साशा पैनिक कर जाती है, उसे समझ नहीं आता कि बैग कौन ले गया। अब वो दोबारा काइक लेकर आगे बढ़ती है। कुछ दूरी पर उसे फिर बेन दिखाई देता है, इस बार जंगल के अंदर बने एक वियर्ड शेल्टर में। बेन उसे देखकर कैजुअली बिहेव करता है। वो कहता है कि शायद कोई एनिमल बैग उठाकर ले गया हो। फिर वो साशा को फिश बनाकर खिलाता है और उसे बातें करने लगता है। धीरे धीरे उसकी बातें थोड़ी वियर्ड लगने लगती हैं। वो साशा के बारे में ऐसी बातें जानता है जो उसने कभी बताई ही नहीं। बेन कैजुअली बोलता है कि उसे माउंटेन पसंद है ना। साशा हैरान रह जाती है। फिर बेन बताता है कि पिछली रात वो उन्हीं हंटर के साथ था, सिर्फ साशा को ऑब्जर्व करने के लिए। अब साशा को क्लियरली डेंजर फील होने लगता है। वो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी बेन उसका स्टोलन बैग उसके सामने फेंक देता है और यहीं से मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट शुरू होता है। बेन एक क्रॉसबो और स्पीकर लेकर बाहर आता है। फिर शांत आवाज में कहता है कि वो इंसानों का शिकार करता है। वो स्पीकर में एक सॉन्ग प्ले करता है और साशा से कहता है, जब तक ये म्यूजिक चल रहा है तुम भाग सकती हो, म्यूजिक बंद हुआ तो हंट शुरू। इमेजिन करो उस मोमेंट को। एक आदमी बिल्कुल नॉर्मल टोन में किसी इंसान को हंटिंग अनाउंस कर रहा है। साशा डर के मारे तुरंत कायक लेकर वहाँ से भागती है। बेन उसके पीछे क्रॉसबो लेकर निकल पड़ता है। नर्वसनेस में साशा का कायक कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। किसी तरह बाहर निकलकर वो जंगल में भागना शुरू करती है। तभी उसे दूर से किसी फैमिली की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद मदद मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि वो सिर्फ एक फोन रिकॉर्डिंग होती है। बेन ने उसे ट्रैप करने के लिए फेक ऑडियो चलाया था और तभी बेन क्रॉसबो से तीर चलाना शुरू कर देता है। एक एरो साशा के पैर में लग जाती है। वो दर्द से चीखती है और नदी में गिर जाती है। अब उसकी हालत और खराब हो चुकी होती है। फोन टूट चुका है, पैर इंजर्ड है और किलर लगातार पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ साशा की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एक्टिव होने लगती है। वो खुद को संभालती है, कपड़े बदलती है, कुछ खाती है और फिर आगे बढ़ती है। बेन इस जंगल के हर हिस्से को जानता है। उसे एग्जैक्टली पता होता है कि साशा कहाँ जा सकती है। भागते भागते साशा एक रॉकी एरिया तक पहुँच जाती है, जहाँ से आगे रास्ता ऑलमोस्ट बंद होता है। लेकिन अपनी क्लाइंबिंग स्किल की मदद से वो ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर पहुंचकर वो बाइनोकुलर से नीचे बेन के कैंप को देखती है। वहाँ उसकी बोट अब भी मौजूद होती है। साशा डिसाइड करती है कि उसे किसी भी तरह बोट तक पहुंचना होगा। वो चुपचाप वापस नीचे उतरने लगती है, लेकिन जैसे ही बोट पकड़ती है उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। बेन ने पहले से ही वहाँ ट्रैप लगाया होता है। कुछ ही सेकंड में बेन वहाँ पहुँच जाता है। साशा उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे मारती है, लेकिन बेन जल्दी रिकवर कर लेता है। अब पहली बार वो अपना असली माइंडसेट रिवील करता है। वो कहता है कि ये सिर्फ किलिंग नहीं है, बल्कि एक रिचुअल है। वो एंशिएंट ट्राइब की बिलीफ फॉलो करता है। उसका मानना है कि जिस इंसान को वो मारता है उसकी स्पिरिट उसके अंदर हमेशा जिंदा रहती है। और अब वो साशा को अपनी नेक्स्ट ट्रॉफी बनाना चाहता है। उस रात वो साशा को बांधकर रखता है। अगले दिन बेन उसे अपनी बोट में लेकर जंगल के और अंदर जाता है। रास्ते में वो टॉमी की मौत के बारे में बातें करने लगते हैं। तब साशा समझ जाती है कि बेन ने उसके बारे में रिसर्च की है। वो रेंजर ऑफिस में उसका नाम देखकर उसके पास तक पहुंच चुका है। फाइनली बेन उसे एक हिडन केव में ले जाता है और वहाँ का व्यू जेन्युइनली हॉरिफाइंग होता है। चारों तरफ इंसानी बॉडीज, बोन्स और ड्राई फ्लैश। यहाँ रिवील होता है कि बेन मिसिंग टूरिस्ट को मारकर उनका मीट प्रोसेस करता था और लिटरली इंसानों का हंटर बन चुका होता है। बेन बताता है कि उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही मारा होता है और साथ ही उसने अपने दांत भी जानवरों की तरह शार्पन कर रखे होते हैं। अब उसका अगला रिचुअल साशा के साथ पूरा होना है, लेकिन साशा हार मानने वालों में से नहीं है।
जब बैन उसके करीब आता है तो साशा उसके कान पर जोर से काट लेती है और खुद को छुड़वाकर पानी में कूद जाती है। बैन भी उसके पीछे कूद जाता है। दोनों तेज धारा में बहते हुए वाटरफॉल से नीचे गिरते हैं। इम्पैक्ट इतना डेंजरस होता है कि बैन कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों अब भी हारनेस से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साशा बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बैन फिर होश में आ जाता है। दोनों के बीच ब्रूटल फाइट होती है। मौका देखकर साशा एक बड़ा पत्थर उठाती है और बैन की टांग तोड़ देती है। अब दोनों घायल हालत में नदी किनारे पड़े होते हैं। रात में पहली बार साशा अपना गिल्ट के बारे में खुलकर बात करती है। वो एक्सेप्ट करती है कि उसे आज तक नहीं पता था कि टॉमी उस रात जिंदा था या पहले से ही मर चुका था, और यही गिल्ट उसे अंदर से खत्म कर रहा है। सुबह होते ही साशा सामने खड़ी डेंजरस क्लिफ को देखती है। वो समझ जाती है कि यहाँ से बचने का रास्ता सिर्फ एक है, क्लाइंब। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैन अब भी उससे जुड़ा होता है। अगर बैन मरेगा तो शायद वो भी नहीं बच पाएगी। इसीलिए साशा उससे डील करती है। वो कहती है कि अगर तुम कोऑपरेट करो तो वो उसे ऊपर चढ़ाने में मदद करेगी। अपनी इंजर्ड लेग की वजह से बैन मजबूरन मान जाता है। अब मूवी का फाइनल सर्वाइवल फेज शुरू होता है। साशा अपने साथ साथ बैन का वजन भी उठाकर डेंजरस क्लिफ क्लाइंब करती है। हर स्टेप पेनफुल होता है। उसके हाथ छिल चुके होते हैं, बॉडी एग्जॉस्ट होती है, लेकिन फिर भी वो क्लाइंब करती रहती है। बीच बीच में बैन उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, कभी सिंपैथी, कभी ट्रीट, कभी इमोशनल गेम। लेकिन साशा अब मेंटली स्ट्रांग बन चुकी होती है। एक पॉइंट पर वो सीक्रेटली हार्नेस लूज करना शुरू करती है, लेकिन बैन समझ जाता है और उसे नीचे खींच लेता है। अब साशा समझ जाती है कि उसे सही टाइमिंग चाहिए। फाइनली वो एक डेंजरस एज तक पहुंच जाती है, वही पॉइंट जहां नॉर्वे की ट्रोल वॉल पर वो पहले डर गई थी। नीचे बैन रस्सी से लटका हुआ होता है और ऊपर साशा की सांसें तेज चल रही होती हैं। इस बार फर्क बस इतना है कि पहले वो गिल्ट में थी, लेकिन अब सर्वाइवल मोड में है। साशा धीरे धीरे रोप को एक पत्थर के साथ लॉक करती है और सीक्रेटली अपनी हार्नेस ढीली करने लगती है। बैन को शक हो जाता है कि वो कुछ प्लान कर रही है। वो नीचे से चिल्लाता है, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। लेकिन अब साशा डरने वाली नहीं थी। बैन गुस्से में रोप को जोर से खींचता है और तभी हार्नेस स्लिप हो जाती है। अगले ही पल बैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गहरी खाई में नीचे गिर जाता है। एक लंबी चीख और फिर सब कुछ शांत, और यही बैन का डेडली गेम फाइनली खत्म हो जाता है। लेकिन साशा की लड़ाई अभी खत्म नहीं होती है। अब वो अकेली थी, घायल थी और बिना प्रॉपर गियर के उस खतरनाक क्लिफ पर फंसी हुई थी। एक छोटी सी गलती मतलब सीधा मौत। हाथ कांप रहे थे, सांस टूट रही थी, लेकिन साशा फिर भी धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रहती है। हर कदम पर उसे टॉमी याद आता है। इस बार वो भाग नहीं रही थी, इस बार वो खुद को साबित कर रही थी। काफी स्ट्रगल के बाद आखिरकार साशा क्लिफ की टॉप पर पहुंच जाती है। ऊपर पहुंचते ही वो जमीन पर गिर पड़ती है और पहली बार रिलीफ फील करती है। कुछ देर बाद उसे दूर सड़क पर एक गाड़ी दिखाई देती है। वो किसी भी तरह हेल्प मांगती है और फिर फॉरेस्ट रेंजर स्टेशन पहुंचाई जाती है। वहाँ साशा अथॉरिटीज को बैन की केव और उन मिसिंग लोगों के बारे में बताती है। सर्च टीम जब वहाँ उस जगह पर पहुँचती है तो अंदर का सीन देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वहाँ कई लोगों के रिमेन्स पड़े होते हैं। अब फाइनली सच सबके सामने आ चुका था। इस जंगल में लोग किसी वाइल्ड एनिमल की वजह से नहीं, बल्कि एक इंसानी मॉन्स्टर की वजह से गायब हो रहे थे। मूवी के एंडिंग सीन में साशा समुद्र के किनारे खड़ी दिखाई देती है। उसके हाथ में टॉमी का वही लकी कंपास होता है जिसे वो पूरे रास्ते में अपने साथ लेकर घूम रही थी। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रहती है और फिर उसे समुद्र में फेंक देती है। यानी अब वो अपने गिल्ट, अपने दर्द और अपनी पास्ट को फाइनली छोड़ चुकी थी। और ऑनेस्टली यही इस मूवी की सबसे पावरफुल बात है। ये सिर्फ सर्वाइवल थ्रिलर नहीं, बल्कि गिल्ट, ट्रॉमा और हीलिंग की भी स्टोरी है। और अगर आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर मूवी की कहानी आपको सिंपल वर्ड्स में लेकिन डिटेल, सस्पेंस और फुल सिनेमैटिक फील के साथ मिलती है। See you soon in another amazing movie explanation. Till then, stay safe and keep smiling.